गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो थर्ड पेपर में है फ्लेंडर का अंत्यक्रिया विश्लेषण के बारे में हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेंडर की अंत्यक्रिया विश्लेषण में रखी जाने वाली सावधानियाँ। कि जो फ्लेंडर ने अंत्यक्रिया विश्लेषण का जो सिद्धांत दिया है उसमें हमको कौन कौन सी सावधानियों का रखनी होती है। उसमें से पहली सावधानी है कि जब तक कोई भी व्यक्ति अंत्यक्रिया विश्लेषण में देखो जब तक कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण नहीं करेगा तब तक सही तथ्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक है ना। इसमें जो उसका ऑब्जर्वेशन है ना, एक कक्षा का ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसने जो मैट्रिक बनाई है उसमें जो 10 बिंदु हमने कल अगली कक्षा में लिखे थे, पिछली कक्षा में, तो उसके आधार पर हम उस मैट्रिक में मूल्यांकन करेंगे। तो उसका मूल्यांकन करने के लिए ये है कि जब तक हम उस पूरी कक्षा का मूल्यांकन नहीं करेंगे और पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक हम सही तथ्यों का निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा है अच्छे और बुरे शिक्षण व्यवहारों का पता लगाया जाना चाहिए ताकि कारण और प्रत्यय दोनों के बारे में प्राप्त हो जाए। दूसरा है अच्छे और बुरे व्यवहार का पता लगाकर कारणों को जानना कि किस कारण से बालक या जो भी है शिक्षक के अंदर जो व्यवहार है उन दोनों में क्यों कमी दिखाई दे रही है, कमी का कारण क्या है, किस कमी के कारण से जो है उसके व्यवहार में जो है सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। और तीसरा है दो प्रेक्षकों की आपस में तुलना की जानी चाहिए। मतलब जो देख रहे हैं ना, प्रत्यक्षदर्शी जो प्रत्यक्ष देखने वाले हैं उनके प्रेक्षक, जिनको दो प्रेक्षकों के व्यवहार की तुलना की जानी चाहिए ताकि उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। ठीक है। प्रेक्षकों के व्यवहार की तुलना जब हम करते हैं किसी के दो व्यक्तियों के, तो उनके व्यवहार को देखकर समझकर फिर उनके व्यवहार में क्या कमी है उसको दूर करने के लिए हम समाधान देते हैं ताकि उनके जो बुरे व्यवहार है या बुरा शिक्षण है या जो कक्षा के अंदर संतुष्टि नहीं है उसके बारे में जाना जा सके। तीसरा है मैट्रिक के निरीक्षण के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर, जो तालिका में हम निरीक्षण करते हैं ना, मैट्रिक के निरीक्षण के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर पूछने होते हैं
प्रश्नों को पूछने का भी अवसर देना चाहिए, ताकि बच्चा या टीचर जो भी है उसमें वो जो है सुधार कर सके, उनको सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। अब है इसकी दोष, सावधानियां। अब है दोष। भाई इस फ्लेंडर के सिद्धांत के कुछ दोष भी हमको दिखाई देते हैं, क्योंकि हर वस्तु, हर चीज पूरी निपुण नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ कमी जो दिखाई देती है। तो उन कमियों को में से कौन सी है? पहली, यह विधि कक्षा की सभी क्रियाओं का वितरण नहीं देती, कुछ व्यवहार अनदेखे रह जाते हैं। इसमें पहला लिखो, इसमें कुछ व्यवहार अनदेखे रह जाते हैं, अर्थात संपूर्ण निरीक्षण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है। दूसरी है इसका दोष कि यह विधि बहुत कठिन और महंगी है। ठीक है ना, यह विधि बहुत कठिन व महंगी है, मतलब हर नहीं कर सकता, और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए जो हर समय इस विधि के द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, इस विधि में आंकड़े एकत्रित करने के लिए यंत्रवत होना पड़ता है। मतलब आंकड़ों का जो एकत्रित करते हैं ना, तो उसके लिए एक यंत्रवत, एक के बाद एक ये एक यंत्रवत विधि है। तीसरा लिखो, यह है एक यंत्रवत विधि है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, दूसरा, मतलब क्रम से एक स्टेप चलता है, तो इसलिए इसको यह है यंत्रवत विधि कहते हैं। नेक्स्ट है, यह विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है, मतलब इससे विषय वस्तु से नहीं जुड़ा। यह विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ऐसे इस विधि में कुछ दोष भी हमको दिखाई देते हैं, जो पूर्णता, हर चीज में किसी में भी पूर्णता नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां दिखाई देती है। ये खर्चीली विधि भी है, इसमें समय भी बहुत लगता है, क्योंकि समय ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने के लिए समय चाहिए। इस विधि में विद्यार्थी वार्ता की ओर बहुत कम ध्यान देता है, और ऑब्जर्वेशन करने पर ही उसका ध्यान रहता है। जैसे कार्य लिखिएगा, फ्लेंडर के अंतःक्रिया के दोष व उपयोगिता बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के देखें, नियमित रूप से जो है गर्म पानी का सेवन करें, विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। ओके, थैंक यू।